हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती हैं उन सभी के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट और उनसे संबंधित जितनी भी नई नई अपडेट आती हैं उन सभी को वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध करवाता हूं। और साथ में उन सभी गवर्नमेंट जॉब के सिलेबस अनुसार मैं बेस्ट भी मटेरियल पढ़ाता हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे एमपी टेट वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा होनी है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 45। तो आप लोग भ्रमित ना हो कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, हो सकता है अभी आचार संहिता लग गई हो, अब चुनाव के तुरंत ही बाद वो नोटिफिकेशन दे दें। तो आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें। पढ़ाई को ऐसा ना हो कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोगों को वो इतना समय नहीं देंगे कि आप अच्छी तरह तैयारी कर सकें। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। तो और जो हमारा दिसंबर में एमपीपीएससी का प्री एग्जाम्स होना है उसके लिए भी मैंने सिलेबस अनुसार पूरे 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट बनाया है। तो भाई भी आप मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर जाकर उसमें सभी की अलग अलग प्ले लिस्ट बना रखी है मैंने कि पटवारी के, जैसे मैं पटवारी के भी डाले हुए थे तो पटवारी की अलग है, माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की चयन परीक्षा की अलग, एमपीपीएससी की प्री एग्जाम्स होना है उसकी अलग। तो वहाँ से आप जिसकी प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 45 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? तो एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल उत्पन्न होता है। ऑप्शन ऑप्शन ए, लवण और जल उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, वसा या तेल युक्त भोजन में बदबूदार, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग में हो गई है मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं, मैं बोलते तो जा रहा हूँ। बदबूदार गंध को विकसित होने से रोकने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ हैं। तो वह है प्रतिऑक्सी कारक। ऑप्शन डी, प्रतिऑक्सी कारक। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, वृक्कों की निस्पंदन इकाइयां कहलाती हैं। तो वृक्कों की निस्पंदन इकाइयां कहलाती हैं वृक्काणु। ऑप्शन डी, वृक्काणु। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र जैमेटोफाइटा और स्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधों सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा चर्चा की जाती है। तो वह है टेरिडोफाइटा। ऑप्शन ए, वह है टेरिडोफाइटा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, जब एक वस्तु पानी में डाली जाती है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहते हैं? तो इस बल को कहते हैं उत्प्लावन बल। ऑप्शन सी। इस बल को कहते हैं उत्प्लावन बल। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, खेती में बीज बोने के लिए ट्रैक्टर के साथ उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। तो खेती में बीज बोने के लिए ट्रैक्टर के साथ उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम है बीज बपित्र। ऑप्शन डी, बीज बपित्र। ऑप्शन डी, बीज बपित्र। क्वेश्चन नंबर 7, वोल्टेज की इकाई निम्न है। तो वोल्टेज की इकाई है वोल्ट। ऑप्शन बी, वोल्टेज की इकाई है वोल्ट। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी तथा वस्तु के आकार के समान होता है। ऑप्शन डी, दर्पण के पीछे आभासी तथा वस्तु के आकार के समान होता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्धनीय है? तो इसमें जो एजी यानी कि चांदी है, चांदी है, यह सबसे आघातवर्धनीय धातु है। जैसे कि यहाँ उसका सिंबल लिखा लिखा हुआ है एजी। तो एजी जो चांदी है वह सबसे आघातवर्धनीय, आघातवर्धनीय का अर्थ है कि उसका पीट पीट के जिसकी चादर बनाई जा सके उसे आघातवर्धनीय बोलते हैं। तो यहाँ पर चांदी सबसे आघातवर्धनीय धातु है। क्वेश्चन नंबर 10, द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? तो द्रव्यमान की परिभाषा जो है वह है किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है।
ऑप्शन डी, किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, धात्विक ऑक्साइड। तो धात्विक ऑक्साइड है लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। ऑप्शन डी, लाल लिटमस को नीले में। क्वेश्चन नंबर 12, जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका के भीतर का भाग बनाता है वह है जीव द्रव्य। ऑप्शन वी, वह है जीव द्रव्य। ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 13, पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है? तो पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर इसलिए होता है क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी, शुक्राणु निर्माण यानी कि शुक्राणु के बनने के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। जैसे वृषण तो आप लोग सभी जानते होंगे, जो हमारे जो मेल में टेस्टिस होते हैं उसी को हिंदी में वृषण बोलते हैं। तो वो वृषण बाहर इसलिए होते हैं पुरुषों के, यानी कि नर के बाहर इसलिए होते हैं क्योंकि जो जो हमारे टेस्टिस यानी कि वृषण में जो शुक्राणु बनते हैं जिससे नई संतति यानी कि बच्चे का जन्म होता है, वह शुक्राणु बनते हैं। उनको जो हमारे शरीर का तापमान रहता है 37 डिग्री सेल्सियस है, जबकि उन शुक्राणुओं को बनने के लिए 37 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसलिए वह हमारे जो टेस्टिस यानी कि वृषण होते हैं वह शरीर से बाहर होते हैं। क्योंकि अगर शरीर के वह अंदर रहते तो शरीर का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो उतना ही रहता जिससे उसमें शुक्राणु नहीं बनते। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। उनमें से एक है वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। ऑप्शन डी, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए तो अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्न में से किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अबिंदुकता दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, जे चैडविक ने एक उपपरमाण्विक कण की खोज की, उस कण की विशेषता क्या है? तो उस कण की विशेषता है वह है इसमें सार्थक द्रव्यमान है तथा कोई आवेश नहीं है। ऑप्शन डी, इसमें सार्थक द्रव्यमान तो है लेकिन कोई आवेश नहीं है। कोई आवेश नहीं है। ऑप्शन डी। तो ये तो आप कण जान ही गए होंगे कि चैडविक ने किस कण की खोज की थी। तो चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन कण की खोज की थी। क्वेश्चन इसका आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, एक विशिष्ट प्रकार कर रही समान कोशिकाओं का समुच्चयन इससे बना होता है। तो यह बना होता है एक ऊतक से। ऑप्शन सी, एक ऊतक से। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले सस्तर नकारात्मक आवेश वाले कण हैं। तो वह हैं इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 19, पौधों और पशु कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, यह इनके द्वारा कहा गया था। तो यह कहा गया था स्लाइडन और स्वान द्वारा। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत भी स्लाइडन और स्वान ने ही दिया था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, शुक्राणुओं का निर्माण डॉट 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 में होता है। तो जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है वह होता है जो नर यानी कि जो पुरुष होता है उसके वृषण यानी कि टेस्टिस में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा वृषण। ऑप्शन सी, और जिन्हें इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। तो मांसपेशियों को हड्डियों से जो जोड़ता है उसे कहते हैं कंडरा।
ऑप्शन डी। और अगर इंग्लिश में कहें तो इसे टेंडम कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, नासा मूठ तथा कर्णपाली पर पाए जाने वाले एक प्रकार के संयोजी ऊतक का नाम बताइए। तो नासा मूठ तथा कर्णपाली पर पाए जाने वाले एक प्रकार के संयोजी ऊतक का नाम है उपास्थि। ऑप्शन सी, उपास्थि। यानी कि जो हमारे कान के ऊपर एक कर्णपाली और नासा मूठ के ऊपर, जैसे ये हमारी नाक है, इसी को नासा मूठ बोलते हैं। ये है जो ये पिलपिली सी इधर उधर घूम जाती है, इसी को नासा मूठ बोलते हैं। और जो कर्णपाली है यह अस्थि से नहीं, यह उपास्थि से बनी होती है। उपास्थि उसे कहते हैं जिसमें, जैसे कि अब ये हमारी नासामूठ है तो ये इधर 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 हिलती है। और ये कर्णपाली भी है, इनको हम ऐसे दबा सकते हैं, तो इन्हीं को उपास्थि बोलते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, पृथक्करण तकनीक जिसमें अपकेंद्रण अंतर्निहित होता है के लिए कौन सा सिद्धांत उपयुक्त होता है। तो इसके लिए घने कणों को बलपूर्वक केंद्र में रखा जाता है जबकि हल्के कण किनारों पर रहते हैं। ऑप्शन बी, घने कणों को बलपूर्वक केंद्र में रखा जाता है जबकि हल्के कण किनारों पर रहते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, आवेगों को तंत्री कोशिका की कोशिका पिंड की ओर लाते हैं। तो आवेगों को तंत्री कोशिका के कोशिका पिंड की ओर लाते हैं वह है पार्श्व तंतु। ऑप्शन ए, पार्श्व तंतु। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, इस उपकरण का इस्तेमाल मैदान से खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है। तो मैदान से खरपतवार हटाने के लिए कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है, जो हमारे ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है, कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, अंतःस्रावी ग्रंथियों को इस नाम से भी जाना जाता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को नालिका विहीन ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए, नालिका विहीन ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, जब एक वस्तु स्थित हो तो उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, आभासी एवं सीधा होगा। तो वह होगा F1 यानी कि फोकस और जीरो के बीच। ऑप्शन बी, F1 यानी कि F का अर्थ है यहाँ फोकस है, फोकस 1 और 0 के बीच। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो यहाँ धूप है। प्राकृतिक संसाधन का अर्थ है जो प्रकृति ने हमें दिया है। तो धूप एक प्राकृतिक संसाधन है, हवा भी एक प्राकृतिक संसाधन है, बाकी बिजली एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है क्योंकि बिजली मानव निर्मित संसाधन है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, बिजली। बाकी पानी भी एक प्राकृतिक संसाधन है, बाकी ये तीनों प्राकृतिक संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 29, जिम्नोस्पर्म को सामान्यतः बीजधारी कहा जाता है क्योंकि इसमें पुष्प का अभाव होता है तथा इनके बीजों का विकास किसी विशिष्ट जनन अंग अंडाशय में नहीं होता है बल्कि वे पादप की जनन संरचनाओं की सतह पर ही विकसित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, नग्न विकसित होते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, और आज हमारे माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा होनी है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 45 का अंतिम प्रश्न है। सौर सेल इसे रूपांतरित करता है। तो सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन डी, सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन डी। इस प्रकार हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा होनी है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 45 कंप्लीट किया। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी ये एग्जाम्स है नहीं और मैं प्रैक्टिस सेट बना रहा हूँ। तो मैं ये 30-30 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों की पढ़ाई जारी रहे, क्योंकि आप लोग इससे भ्रमित हो जाएंगे कि अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं है। आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आएगा
आएगा तो वह आपको मात्र 1 या 2 महीना या हद से हद 3 महीना का टाइम देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें। क्योंकि अगर आप लोग सोचेंगे हम 1 या 2 महीने में तैयारी कर लें, तो इससे आप पूरी तैयारी नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग विस्तृत मटेरियल नहीं पढ़ सकते हैं, तो इस प्रकार के प्रैक्टिस सेट आप लोग प्रतिदिन 2-4 ज़रूर देखते रहें। तो हो सकता है जैसे अभी तो हमारी आचार संहिता लग गई है, अब 17 नवंबर को हमारे यहाँ वोटिंग है और 3 दिसंबर को मतगणना होगी और उसके बाद में सरकार बन जाएगी। तो हो सकता है कि सरकार के बनते ही हमारा वर्ग 2 का नोटिफ़िकेशन आ जाए, तो आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें, इसको बीच में ना छोड़ें। क्योंकि जब भी नोटिफ़िकेशन आएगा तो वो इतना समय नहीं देंगे और साथ में जो हमारा दिसंबर में एमपीपीएससी का एग्ज़ाम्स होने वाला है, उसके लिए भी मैंने प्रैक्टिस सेट डाले हुए हैं। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर सभी के प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो चलिए, आज का अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन ऐसे ही नए-नए प्रैक्टिस सेट और नई-नई अपडेट पाने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।